नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अगस्त 2024। हम लोग 8 अगस्त और 9 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण आदिवासी समाज आज भी पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने 6 अगस्त को भी बताया था और फिर से आज बता रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट होती है? तो 1939 में स्टार्ट होती है और 1945 में समाप्त होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में अमेरिका के बम वर्षक विमान ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था और इसके 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने USB-29 बॉम्बर से नागासाकी पर फैटमैन गिराया था। यह दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला और एकमात्र उदाहरण है। इसलिए शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और नागासाकी पर बम हमले के प्रभावों के बारे में दुनिया में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद जापान ने जो है 15 अगस्त 1945 को अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर जो है 2 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये डेट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान ने कब आत्मसमर्पण करता है? तो ये कब समर्पण करता है? 2 सितंबर को समर्पण करता है। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को। लेकिन घोषणा कब करता है? तो ये आपको 15 अगस्त को ही घोषणा कर देता है और साइन करता है 2 सितंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जो है रजत पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने प्रतियोगिता में अपने देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर की अद्भुत थ्रो फेंकी, जबकि नीरज चोपड़ा ने दूसरे राउंड में 89.4 मीटर थ्रो ही फेंक पाए। ठीक है, जिसके वजह से नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिलता है और नदीम को स्वर्ण पदक मिलता है। ठीक है, बहरहाल नीरज चोपड़ा लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय और ट्रैक एवं फील्ड में जो है ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले ये तीसरे भारतीय हैं, लेकिन ट्रैक एवं फील्ड में ये पहले खिलाड़ी हैं। इनसे पहले कौन कौन जीते हैं? तो इनसे पहले जो है पहलवान सुशील कुमार, ठीक है, जिन्होंने 2008 और 2012 में लगातार जीते थे। ठीक है, और पीवी सिंधु जो है 2016 और 2021 में लगातार ओलंपिक पदक जीते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अरशद नदीम की तस्वीर है और दाएं तरफ जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये नीरज चोपड़ा की तस्वीर है। और नीरज चोपड़ा को इस बार कौन सा पदक मिला है? तो नीरज चोपड़ा को इस बार रजत पदक मिला है। जबकि अरशद नदीम को कौन सा पदक मिला है? तो अरशद नदीम को जो है
इस बार गोल्ड मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अरशद नदीम को स्वर्ण पदक मिला है और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है? इन्हें रजत पदक मिला है। और ये दोनों खिलाड़ी जो है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ी हैं, जिसे कि जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि भारत किसको हराकर जीता है हॉकी में कांस्य पदक? तो स्पेन को हरा के। ठीक है, और भारतीय कप्तान वर्तमान में कौन है? तो भारतीय कप्तान हॉकी टीम के कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में जो अभी तक भारत है कितना पदक जीत चुका है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है अब तक कुल 5 पदक जीत चुका है। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया था? तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था मनु भाकर के द्वारा। ठीक है, और मनु भाकर ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, आपको पता है कि शूटिंग में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित प्रतिस्पर्धा में भी क्या जीता? कांस्य पदक जीता। और स्वप्निल कुसाले इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और ये तीनों जो खिलाड़ी हैं आपको शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो शूटिंग में यहां से आपको दिखाई पड़ रहे हैं मनु भाकर भी शूटिंग के खिलाड़ी हैं, और आपको सरबजोत जो दिखाई पड़ रहे हैं ये भी शूटिंग के हैं, और स्वप्निल ये भी शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद चलते हैं, तो उसके बाद जो है आपको दिखाई पड़ रहा है चौथा पदक जो दिखाई पड़ रहा है हॉकी में। ठीक है, तो हॉकी में क्या जीता गया? कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी के द्वारा मिलकर क्या जीता गया? आपको कांस्य पदक जीता गया। और जो अंतिम यहाँ पर 5वां पदक आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 5वां पदक किसके द्वारा जीता गया? तो 5वां पदक जो है आपको नीरज चोपड़ा के द्वारा रात्रि में ही जीता गया है। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, और जीत के बाद ये मार्च कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो किस हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? पीआर श्रीजेश के द्वारा संन्यास लिया गया है। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही हॉकी को अलविदा कह दिया है। ठीक है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो ये हम लोगों के हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं पीआर श्रीजेश, और इन्होंने जो है हॉकी से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो और हॉकी में जो है भारतीय टीम अभी जस्ट बताया कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, या इसी को हिंदी में कांस्य पदक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट को 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें जो है 7 अगस्त 2024 को महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करनी थी, लेकिन विनेश फोगाट को उनकी श्रेणी में अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। और उनका वजन जो है कितना अधिक पाया गया? तो मात्र 100 ग्राम जो है अधिक पाया गया था। ठीक है, और 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण इन्हें जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट को आमतौर पर यदि हम लोग देखते थे ये 53 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में जो है इसने 50 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और अपनी अयोग्यता से पहले यदि बात करते हैं तो विनेश फोगाट जो है ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। उनसे पहले साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसने? तो रियो ओलंपिक में जो है साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, मात्र एक जो है महिला पहलवान है। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विनेश फोगाट की तस्वीर है, और इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन, अराजकता और
उपद्रव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। 84 साल के यूनुस को राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहम्मद यूनुस जो है आपको अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार होंगे, ठीक है, जिन्हें बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। प्रदर्शनकारी छात्र जो है इस भूमिका के लिए यूनुस की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इनका जो नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो ये प्रदर्शन जो वहां पर कर रहे हैं छात्र, उन्हीं के द्वारा इनका नाम सिफारिश किया गया था, ठीक है। तो और नाम आता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की राजधानी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, टाका मुद्रा चलती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मोहम्मद यूनुस की तस्वीर है और इन्हें बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया है उनमें जो है प्रमुख सलाहकार के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इन्हें जो है बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। और आप लोगों को मैंने 7 अगस्त को बताया था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का, तो CS सेठी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने CS सेठी को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल का कार्यकाल होगा, ठीक है। और वे 28 अगस्त को मौजूदा जो अभी चेयरमैन कौन है, तो मौजूदा चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खाड़ा है, ठीक है। और दिनेश कुमार खाड़ा की जगह ये जो है 28 अगस्त को इनका स्थान लेंगे। तो 28 अगस्त को ये अपने पद पर जाएंगे और अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं, के कैलाश नाथन बने हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये के कैलाश नाथन की तस्वीर है और यही पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, RR स्वैन को नियुक्त किया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं RR स्वैन की तस्वीर है और इन्हें ही जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो भारतीय कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है, तो कौन से अभ्यास का आयोजन किया है, पर्वत प्रहार का आयोजन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो वर्तमान में रेपो रेट जो है 6.50% है। इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किए हैं। और आज के जो करंट अफेयर्स जो है और जितने भी पिछला भी करंट अफेयर्स है जो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है लेकिन पेरिस वाले आपको लंबे दिनों तक पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है लगभग 6-7 महीने में आपको बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन पेरिस ओलंपिक वाले जो है आपको 4 साल तक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पेरिस ओलंपिक वाले जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जितना भी मैंने पिछले को जो भी दिए हैं, ठीक है, और अभी जो दे रहे हैं और आने वाले जो भी देंगे पेरिस ओलंपिक से, सभी को आपको ध्यान रखना है और आप इसे नोट करके अच्छे से अपने कॉपी में लिखें। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको उससे लाभ मिलता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।